जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बिजनेस आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल जिसमें हम आज की क्लास में देखेंगे विश्व का भूगोल में हमारा आज का पहला चैप्टर है। आज का पहला चैप्टर है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में जानेंगे और इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है हमारा, आज का पहला प्रश्न है, यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था। यह तथ्य है कि सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, यह पहले किसने प्रदर्शित किया था। तो ये किसने प्रदर्शित किया था, तो सबसे पहले ये किया था जोहान केपलर ने सबसे पहले ये बताया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है हमारा दूसरा प्रश्न, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस दिन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। वैज्ञानिक निम्नलिखित में किस परिघटना या घटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार यानी कि फैलाव के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। तो ये इसके कूट दे रखे हैं, इसमें से सही उत्तर हमसे चुनना है जो फैलाव के विस्तार के बारे में बताते हैं। तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलता है। तो ये सही बात है, क्योंकि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगता है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन होता है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन होता है। तो ये भी सही बात है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, तो इससे कोई फैलाव का पता नहीं लगता। अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना, तो ये भी सही बात है, क्योंकि अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट से पता लगता है कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित है। क्या है? ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित है। किससे पता लगता है? सुपरनोवा विस्फोट होना। तो हमारा 1, 2 और 4 कथन सही है। तो कूट में देख लेते हैं हमारे कौन से सही है। 1 और 2 सही है, ये भी सही है। 1 और 3, 4 सही है, इसमें 3 दे रखा है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। केवल 2 ये भी नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर केवल ए हो जाएगा। वैसे हमारा आंसर क्या है? 1 और 2 और 4 सही है, लेकिन 4 ऑप्शन में एक साथ नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, इसे पढ़ लीजिएगा व्याख्या आराम से, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा सही से। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। सही कथन पूछा है सौर परिवार के संबंध में। शुक्र और यूरेनस पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है सही से कि शुक्र और यूरेनस पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं, तो सही है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो ये भी सही है, क्योंकि शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है कि ये हमारा सूर्य होगा। इसके बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ये हमारा एक क्रम हो गया, क्योंकि शुक्र पृथ्वी के निकटतम ग्रह है और उसके निकटतम एक मंगल भी है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा।
तो इसमें ध्रुव तारा दे रखा है, इसी को पकड़ के हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? उत्तर में, नॉर्थ ध्रुव तारा दिखाई देता है। उससे कहाँ जाना है? ईस्ट में, यानी कि पूरब में जाना है। तो पूरब में जाना है तो इधर को चलेगा, तो नॉर्थ यानी कि ध्रुव तारा उसका बाईं ओर होगा, बाईं ओर ध्रुव तारा होगा। तो इसमें देख लेते हैं, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, तो ये सही हो जाएगा कि अगर वो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा तो वो ईस्ट दिशा में जाएगा, यानी कि पूर्व दिशा में जाएगा और अपने गांव पहुंच जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। ये इसकी व्याख्या है, इसे पढ़ लीजिएगा आप। प्रश्न अगला है, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहकाओं यानी कि प्लेनेटॉइड, जबकि धूमकेतु हिमशीतिज गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रखते हैं। ये भी इसका सही आता है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं प्लेटेनॉइड से बने होते हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतिज गैसों से निर्मित होते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल ग्रह के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, तो ये गलत है इसका। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दर्शाते, तो ये सही आता है कि धूमकेतु दीप्तिमान पुच्छ यानी कि प्रकाशमान होते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते, तो ये कथन नंबर 3 भी सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो हमारा 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि केवल 1 और 3 सही है। ये इसकी व्याख्या देख रखी है, आराम से पढ़ लीजिए व्याख्या। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हमारे सौरमंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है हमारे सौरमंडल के संबंध में? मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, तो सही है, क्योंकि मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। ऑप्शन बी है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो ये गलत है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, हाँ ये सही है कि क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन के यौगिक जैसे मीथेन से भरपूर है, तो ये सही बात है कि बृहस्पति पर मीथेन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह हैं, शेष बाहरी ग्रह, तो ये गलत हो जाएगा। बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है, बृहस्पति बाहरी ग्रह है, इसकी जगह पृथ्वी होगा कि बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी आंतरिक ग्रह है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट होगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं, जबकि शेष बाहरी ग्रह हैं, अर्थात कथन 4 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है? सही कथन हमसे इसमें सही कथन है, तो सही कथन इसमें कौन सा है? देखो, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा कि पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष नहीं है। एक खगोलीय इकाई धरती व सूर्य के बीच औसत दूरी के बराबर होती है।
एक खगोलीय इकाई धरती और सूर्य के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है, ये सही है। एक उप खगोलीय इकाई धरती और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है, तो ये गलत बात है। धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी को कोई खगोलीय इकाई का नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा केवल ऑप्शन 2 ठीक है, तो केवल 2 आंसर हो जाएगा इसमें। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, पार्श्व ये दे रखा है इसमें। प्रश्न नंबर अगला हमारा, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? सौर धब्बे सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं, ये एकदम सही बात है। सौर धब्बे होते हैं, यानी कि सौर कलंक जो सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं, सौर कलंक। सन स्पॉट जो प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। सौर धब्बे तीव्र चुंबकीय गतिविधियों के केंद्र होते हैं, तो ये भी सही बात है। सौर कलंक तीव्र चुंबकीय गतिविधियों के केंद्र होते हैं। सौर धब्बों की संख्या में आने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पर आने वाले अवरक्त विकिरणों की मात्रा सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अवरक्त विकिरणों की मात्रा में नहीं, परावैंगनिक किरणों की मात्रा में सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। परावैंगनिक किरणें सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित होती हैं, अवरक्त नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सौर धब्बे स्थायी नहीं है और ये समय के साथ बनते व नष्ट होते रहते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें हमारा सही कथन कौन से हैं? 1 2 4, 1 2 4 सही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 2 4। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, आराम से पढ़ लीजिए व्याख्या। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। कोरोना, फोटोस्फीयर, कोर, क्रोमोस्फीयर और मेसोस्फीयर उपयुक्त में से कौन से संरचना के अंग हैं? उपयुक्त में से कौन सौर संरचना के अंग हैं? तो सौर संरचना के अंग कोरोना सौर संरचना में पाया जाता है, फोटोस्फीयर पाया जाता है, कोर भी पाया जाता है, क्रोमोस्फीयर पाया जाता है, लेकिन मीसोस्फीयर नहीं पाया जाता है। ये मीसोस्फीयर किस में पाया जाता है? वायुमंडल में। वायुमंडल में मीसोस्फीयर पाया जाता है, तो इसलिए 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है कीपर बेल्ट। कीपर बेल्ट से संबंधित, कीपर बेल्ट ऊष्मा तरंग क्षेत्र का एक बेल्ट जो कि उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच विस्तृत है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कूपर बेल्ट पृथ्वी में नहीं, यानी कि अंतरिक्ष में पाई जाती है। 15-20 डिग्री ये पृथ्वी की बात करें तो इस पर नहीं। प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे प्लेनेटाइड भी कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो के बाद ही कीपर बेल्ट पाई जाती है। कीपर बेल्ट पट्टी प्लूटो के बाद ही पाई जाती है। डोलड्रम का एक अन्य नाम, ये भी गलत हो जाएगा। अक्षांश का एक अन्य नाम, ये गलत हो। ये तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये अंतरिक्ष की बात है, तो कीपर बेल्ट अंतरिक्ष में ही पाई जाती है। ये इसकी व्याख्या है, आराम से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर अगला है, ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोवियन ग्रह चट्टानों तथा धातुओं से निर्मित होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जोवियन ग्रह यानी इन्हें बाहरी ग्रह बोलते हैं। जोवियन ग्रह को बाहरी ग्रह बोलते हैं जो गैसों से निर्मित होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। स्थलीय ग्रहों में हीलियम तथा हाइड्रोजन का सघन वायु मंडल होता है। स्थलीय ग्रहों में हीलियम तथा हाइड्रोजन का सघन वायुमंडल होता है, तो ये भी गलत है। स्थलीय ग्रहों में हीलियम और हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा है। जैसे कि मंगल लाल ग्रह है, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसलिए हीलियम और हाइड्रोजन दोनों उसमें गलत हो जाएंगे, क्योंकि नहीं पाए जाते। 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ये इसकी व्याख्या है, पूरी व्याख्या है, आराम से पढ़ लीजिएगा। व्याख्या पूरी आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है,
ब्रह्मांड में पदार्थ की उपस्थिति या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मांड में पदार्थ की उपस्थिति तथा वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं। दृश्यमान पदार्थ ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से का निर्माण करते हैं। ये गलत है कि दृश्यमान पदार्थ ब्रह्मांड का निर्माण अदृश्यमान पदार्थ से होता है, दृश्यमान पदार्थ से नहीं। कि दृश्यमान पदार्थ ब्रह्मांड में मात्र कितने परसेंट, 5% ही, कितने, 5% ही पाए जाते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। अधिकांश हिस्से का निर्माण करते हैं, नहीं, मात्र 5%, मात्र 5%, बिल्कुल मिनिमम। ब्रह्मांड के विस्तार के लिए गुप्त ऊर्जा उत्तरदायी है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में विस्तार सुपरनोवा विस्फोट होते हैं जो गुप्त ऊर्जा से होते हैं। तो कथन 2 सही है। तो कथन केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। कृष्ण ऊर्जा डार्क एनर्जी, कृष्ण पदार्थ डार्क मेटल 27%, और दृश्यमान पदार्थ 5% है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कारणों ने स्थलीय ग्रह को अपना मौलिक वायुमंडल खोने में सहायता की। हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में किन कारणों ने स्थलीय ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह अपना मौलिक वायुमंडल खोने में सहायता प्राप्त की। स्थलीय ग्रह की बात कर रहे हैं तो इनका मतलब पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। पार्थिव ग्रह में कौन आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल आते हैं। ये सूर्य से निकटता, हाँ ये एकदम सही बात है, क्योंकि इनके सूर्य से निकटता है। लघु आकार यानी कि इनका आकार छोटा है, तो ये भी सही बात है। ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से निकटता होने के कारण इनका चुंबकीय क्षेत्र इतना बलशाली नहीं है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है, 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन ए, 1 और 2, ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या काफ़ी अच्छी है, इसकी काफ़ी बड़ी है, इसे पढ़ लीजिएगा। व्याख्या आराम से पढ़ लीजिएगा। व्याख्या आराम से पढ़िए। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन के बीच अवस्थित है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी किसके बीच स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के भी स्थित है। तो मंगल और बृहस्पति ऑप्शन बी में दे रखा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति, ये इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश चक्र पृथ्वी के गोलार्ध का वह भाग है जिसे एक निश्चित समय में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। सही है, क्योंकि प्रकाश चक्र गोलार्ध यानी कि आधे गोले पे, ऐसे ये पृथ्वी है तो इधर से सूर्य पड़ रहे हैं तो ये आधा ही दिखाई देगा, जिसे एक निश्चित समय में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। अभी इधर प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी जब घूम जाएगी तो इधर प्राप्त होगा, तो इसलिए सही है। जब पृथ्वी की सतह के एक बिंदु पर सूर्य सीधे ऊपर होता है तो उसे उपसौर बिंदु कहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं और सही कथन हमसे पूछा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ये इसकी व्याख्या है, आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से उल्का पिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। सबसे अच्छा वर्णन उल्का पिंड का कौन करता है। तो इसमें किसी पदार्थ का एक भाग जो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता, तो ये गलत हो जाएगा। तो वो उल्का पिंड नहीं होता। उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी पर गिरता है। पृथ्वी पर गिरेगा तभी तो उल्का पिंड होगा। चमकदार गैसीय पुंछ वाला धूमकेतु उल्का पिंड नहीं होता।
किसी पदार्थ का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, तो ये सही है, पृथ्वी पर गिरने पर ही उल्कापिंड कहलाता है। या सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक छोटी चट्टानी पिंड, ये गलत हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, व्याख्या आराम से पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में और अगले नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद,